वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और इससे पहले का लेक्चर देख चुके हैं आप लोग। आज एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, ऑसिलेशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि इस टॉपिक को पढ़ते समय बच्चा ये महसूस करता है कि सर ये टॉपिक काफी हार्ड लग रहा है। आप जेईई की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो कई बार एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग ला कर देती है। तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि ताकि आज इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद आप आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे एनसीईआरटी को, आप आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे कोई भी किताब को। आप चाहे कोई भी बुक रेफर करें, आप डैम्प्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन को टॉपिक ऐसा माना जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन यह मिसकंसेप्शन है। जेईई मेंस अभी तक डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन से लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेट में यह क्वेश्चन रिसेंटली 2017 में क्वेश्चन आया था। यह बात सच है कि महाराष्ट्र सीईटी के लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है इस क्वेश्चन का, इस पैटर्न का, इस टॉपिक का। पर बच्चों, बोर्ड के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी यह टॉपिक अपनी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम एक बार फिर से, डैम्प्ड ऑसिलेशन। आखिर क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन? तो आप सभी स्टूडेंट्स ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, बराबर है? तो सिंपल पेंडुलम के केस में मान लो एक रिजिड सपोर्ट से एक ऑब्जेक्ट को मैंने सस्पेंड कर दिया, बराबर है? ये रिजिड सपोर्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया, मास को, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया। अब मैंने क्या किया? बॉब को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किया, बॉब चलने लगा, ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, फिर से ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, फिर से ऐसा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम की स्टडी करते समय हमने एक बात अज्यूम की थी कि सिंपल पेंडुलम के बॉब पर, सिंपल पेंडुलम के ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो इसकी एनर्जी खर्च कर रहा है। हमने क्या माना था? बॉब पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो इसकी एनर्जी खर्च कर रहा है। लेकिन अब हम यह कह रहे हैं कि सोचिए, इसी पेंडुलम को चलने दीजिए। अब पेंडुलम को जब आप चलने देंगे और हवा बहने दीजिए, विंड को फ्लो होने दीजिए, एयर को स्विंग होने दीजिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट, पेंडुलम में सबसे पहले शुरुआत में कोई ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, फिर धीरे से डिस्टेंस कम होगा, हवा के कारण डिस्टेंस और कम होता जाएगा, कम होते 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 रुक जाएगा। इससे क्या सीखा आपने? शुरुआत में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, फिर और कम होते होते रुक गया है। तो बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर हुआ क्या, या डैम्प्ड ऑसिलेशन हुआ क्या? जब लगातार ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में कमी आ जाए, कम होते 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 इवेंचुअली जीरो हो जाए, ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। या आप इसे ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें पहले एनर्जी ज्यादा थी, फिर एनर्जी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हो गई। मतलब ऐसा ऑसिलेशन जिसमें सराउंडिंग मीडियम एनर्जी डिसिपिएट करता है, खर्च करता है, कंज्यूम करता है, लॉस करता है, उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, ये लॉस जो होता है एनर्जी का, वो किस फॉर्मेट में होता है? तो ये लॉस एनर्जी का हीट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? हीट के फॉर्म में होता है। भाई, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये केस समझने के बाद डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या होता है? ऐसा ऑसिलेटर जो डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करे, ऐसा ऑसिलेटर जो डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करे, क्या कहलाएगा? डैम्प्ड ऑसिलेटर। अच्छा, अगर ऑसिलेशन में डैंपिंग ना हो, अगर ऑसिलेशन में डैंपिंग ना हो, एनर्जी खर्च ना हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ऐसे ऑसिलेशन क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं। ऐसे ऑसिलेशन क्या कहलाते हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में कभी भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो चलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन का डायग्राम समझते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में होता ऐसा है कि एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक कनेक्ट किया गया है बच्चों, ठीक है। ब्लॉक का कनेक्शन
एक ऐसी रॉड से किया गया है, रॉड का कनेक्शन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से किया गया है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है? इस स्ट्रक्चर को वैन कहा गया है। और इसे आपने एक कंटेनर में रख दिया, कंटेनर के अंदर लिक्विड फिलअप है। कंटेनर के अंदर क्या फिलअप है स्टूडेंट्स? लिक्विड फिलअप है। बड़े ध्यान से देखिए, लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। अब जब लिक्विड इनसाइड द कंटेनर है, इसे क्या कहा गया? सर बोले इसे क्या कहा गया? तो इसे नाम दिया गया वेन, इसे कहा गया रॉड। ये क्या है आपके पास में? तो सर ये ब्लॉक है। ये क्या है? ये स्प्रिंग है। ये कौन सा सपोर्ट है? रिजिड सपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट, रिजिड सपोर्ट है। अच्छा, समझना थोड़ा ध्यान से, इसकी फंक्शनिंग को, इसकी वर्किंग को समझना। भाई अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में। मान लो कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम चर्चा करते हैं कि अगर मैं किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से या ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर देता हूं, है ना, मैं इसे कनेक्ट करके क्या करता हूं? छोड़ता हूं। जैसे ही छोड़ूंगा, जैसे मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने छोड़ा तो क्या हुआ? सर बोले जैसे ही आपने रिलीज किया ना, तो बोले सर इसका लेंथ पहले से लंबा हो गया है, खिंचाव आया है, खींचने के कारण लंबा हो गया है। अब ये लंबा हो गया तो अपनी इस पोजीशन से ये आगे चला गया। इस पोजीशन को अब मैं कह रहा हूं ये रुक गया है। अब मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन कह रहा हूं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा मैं अभी आपको जो डैम्ड ऑसिलेटर बता रहा हूं, उस ऑसिलेटर पे भी गौर करो। उस ऑसिलेटर में ब्लॉक कनेक्टेड है, रॉड कनेक्टेड है, वैन कनेक्टेड है ना। तो ये वैन जो है, सर बोले वैन क्या होगा? समझो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मान लो कोई कॉपी है, आपने यहां पे रॉड लगा दी, तो ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है जो ऐसा वाइब्रेट करेगा, है ना। तो अब क्या हुआ? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ब्लॉक पहले ऐसे कंडीशन में था, हमने पकड़ के रखा हुआ था, जैसे ही छोड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर नेचुरल लेंथ थी L, एक्सटेंशन है x0, तो ये बेसिकली यहां से यहां तक का लेंथ L प्लस x0 अवेलेबल है। मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम बताया गया है। किसकी कंडीशन का डायग्राम बताया गया है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम बताया गया है। अब हुआ क्या? अब आप क्या करेंगे? देखो ध्यान से, आपने ब्लॉक को पकड़ा, पकड़कर खींचा, थोड़ा सा स्लाइड किया नीचे नीचे और छोड़ दिया। तो भाई आप तो जानते हैं कि ये रहा ब्लॉक, m मास का ब्लॉक, ये रहा यहां से अटैच स्प्रिंग। जैसे ही आप इसे अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, मान लो आप यहां ले चले गए, ठीक है, अब ब्लॉक यहां पर आया तो खिंचाव होगा, खिंचाव होते हुए स्प्रिंग नीचे की तरफ आ जाएगी। हमें एक बात अच्छे से पता है, अगर मैं स्प्रिंग को डाउनवर्ड खींचूंगा, अगर मैं स्प्रिंग को डाउनवर्ड खींचूंगा तो स्प्रिंग पर का जो फोर्स होगा वो अपवर्ड लगेगा। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता या ऊपर धक्का देता, अगर मैं स्प्रिंग को ऊपर धक्का देता तो स्प्रिंग इसे ब्लॉक को नीचे धक्का देती, बराबर है। तो मैंने खींचा डाउनवर्ड तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगा? अपवर्ड लगा। स्प्रिंग फोर्स कहां लगा स्टूडेंट्स? अपवर्ड लगा। अब थोड़ा ध्यान से समझें, ये ब्लॉक है, इसी ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगा दिया मैंने? स्प्रिंग फोर्स लगा दिया। बच्चों कुछ बात कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बात इस जगह पे बहुत महत्व रखेगी। मैंने एक प्लास्टिक का बॉल लिया, प्लास्टिक का बॉल लेके पानी के अंदर बकेट ले लिया, बाल्टी ले ली, मैंने एक वाटर जो पानी का जो बॉल लिया, उस बॉल को जैसे ही ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने से क्या होगा? ड्रॉप करने से बॉल जाएगा, पानी पे टकराएगा। अच्छा, पानी पे टकराया तो क्या होगा? बोले पानी फोर्स लगाएगा, वाटर फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। अब मान लो मैंने बॉल उठाया और उठा के थ्रो किया, मैंने बॉल उठाया, उठा के थ्रो किया, अब भी पानी से टकराएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ पानी अब ज्यादा फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा? तो आप बोलेंगे सर जब ड्रॉप किया था गया टकराया, गया टकराया, पर आपने थ्रो किया गया टकराया। क्या फीलिंग आई? फीलिंग ये आई, पहले कम आवाज आई, अभी क्या आई? ज्यादा आवाज आई।
आवाज ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ भाई, ज्यादा फोर्स लगा होगा। मतलब हम ये कहते हैं कि अब बॉल तो जाना चाह रहा था डाउनवर्ड, पर फोर्स कहां लगा, अपवर्ड। भाई बॉल की वेलोसिटी कहां थी, बोले जहां डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड। अब जब फोर्स अपवर्ड लग रहा है स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स अगर अपवर्ड लग रहा है तो मैं कह सकता हूं इस बार कि भाई वेलोसिटी डाउनवर्ड थी लेकिन फोर्स अपवर्ड है, और ये फोर्स वेलोसिटी से जब भी ऑपोजिट होता है, जब भी फोर्स वेलोसिटी से ऑपोजिट होता है तो ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स होता है। अब रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने वाले फोर्स को यहां पर कहा जा रहा है डैंपिंग फोर्स। क्या कहा जा रहा है बच्चों, डैंपिंग फोर्स। एक है स्प्रिंग फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दूसरा है डैंपिंग फोर्स जिसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। क्योंकि जैसे ही आप नीचे खींचोगे, बराबर है, खींचोगे और छोड़ोगे तो एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा, रॉड से कनेक्टेड वैन नीचे आएगा, तो भाई इसके नीचे आते ही पानी इस पे फोर्स ऊपर लगाएगा, डैंपिंग फोर्स। वैन जाना चाहता है नीचे, मतलब वेलोसिटी है नीचे, लेकिन लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब ये फोर्स डैंपिंग फोर्स है, और डैंपिंग फोर्स के लिए ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डैंपिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस बीवी दिया जाता है, जबकि यहां पर भी एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट मटेरियल सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा होता है, इलास्टिसिटी पे, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर वेलोसिटी छोटी हो तभी ये डैंपिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। मतलब क्या, ब्लॉक को खींचा छोड़ा, पर वेलोसिटी कम होना चाहिए, कम होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है। तो मैंने डैंपिंग फोर्स समझ लिया, डैंपिंग फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया। चलो डैंपिंग फोर्स का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, एफ डी इक्वल टू माइनस बीवी आएगा। अच्छा, हम स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी जानते हैं, कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। तो बताओ नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना आ गया, बोले सर एफ एस प्लस एफ डी आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस के एक्स। डैंपिंग कांस्टेंट कितना है, माइनस बीवी। हम इसे लिख सकते हैं एम ए प्लस के एक्स प्लस बीवी, ये लिख दिया, इक्वल टू 0। अच्छा, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट x हो तो वेलोसिटी को लिखा जाता है dx बाई dt, और इसके एक और डिफरेंशिएशन को कर दिया जाए तो इसे लिखा जाता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी dx बाई dt। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो मैं एक्सेलरेशन को देखो किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर रहा हूं m d स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, dt स्क्वायर, प्लस k इंटू के प्लेस पे मैं पहले b लिख देता हूं, b इसे लिखा जा रहा है dx बाय dt प्लस के एक्स इक्वल टू 0। भाई मैं इस एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, m डिवाइड बाय m लिख देता हूं, दोनों तरफ इक्वेशन में, दोनों साइड में मैं m से डिवाइड कर देता हूं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये हो गया dx बाय dt, ये हो गया k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाय m। अच्छा बच्चों, m डिवाइड बाय m कितना होता है, बोले सर 1 होता है। तो d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस कितना आ चुका है, b बाय m इंटू कितना आ गया है, बोले dx बाय dt आ गया, k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ चुका है। भाई इसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। रिपीटिंग वंस अगेन, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में खास बात नोटिस करने वाली है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कितना, बी बाय एम ब्रैकेट में कितना, बोले डी एक्स बाय डी टी प्लस के बाय एम इंटू कितना, एक्स इक्वल टू 0। यहां पे नोटिस करना बेटा, जब भी ऐसा हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो देखो ये पावर है, इसलिए इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर। मान लो ऐसा होता dx बाई dt ये पावर होती, तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और मान लो ये होता डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो जो बाहर है ना, बाहर है, ये डिग्री और ऑर्डर, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने को मिलता है, डिग्री और ऑर्डर। तो बेटा ये ऑर्डर है जो अंदर है,
ऑर्डर अंदर से आता है ना, हमेशा ऑर्डर अंदर से आना चाहिए लाइफ में, तभी सक्सेस हो गए। ऑर्डर अंदर से है और ये डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए ये डिग्री है, ये कैसी है, डिग्री है, तो डिग्री है फर्स्ट और ऑर्डर है सेकंड। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इवन जेडब्ल्यू मेंस के जो भी एस्पिरेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको लर्न करना है। m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसे मैंने बनाया था एम ए बी वी प्लस के एक्स। थोड़ा सा इसे याद रखने का फनी तरीका, मां बीवी, मां और बीवी, देखो एम ए बीवी, तो मां और बीवी बहुत महत्व रखती है लाइफ में, चिंता ना करें, बेटी भी महत्व रखती है आने वाली आगे। बस ये हंसाने के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है बच्चों, वो सॉल्यूशन ये आता है। कहां से आया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट लर्न करना है। यहां पर x इक्वल टू, मैं ऐसे कह रहा हूं a डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, इसे कहते हैं a डैश इक्वल टू a e की पावर bt अपॉन 2m, e की पावर माइनस bt अपॉन 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है। इसमें देखो बीटी अपॉन 2m, तो देखो यहां पर क्या हुआ, मां बीवी और बेटी, बेटी तुम्हें तो जाना ही होगा, 2m याद रखने का तरीका है भाई, बेटी तुम्हें जाना ही होगा, बीटी डिवाइड बाय 2m यहां पर हो गया, ठीक है ना। b को कहते हैं कौन सा फैक्टर, b को कहते हैं सर डैम्पिंग फैक्टर, t को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, और m सर मास तो गिवन ही है पहले से, ठीक है। और ओमेगा डैश होता है, देखो जब ऑसिलेशन डैम्प्ड नहीं होते थे तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका था स्टार्टिंग में, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता था। ओमेगा देखो कितना है, अंडर रूट के बाय एम, अंडर रूट के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। सो ओमेगा डैश इक्वल टू, मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो के बाय एम को चाहो तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन होने के बाद टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर पूछा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम जानते हैं ओमेगा डैश इक्वल टू आएगा 2 पाई बाय टी डैश, ओमेगा डैश इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई बाय टी डैश। तो टी डैश कितना आएगा बच्चों, 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश कितना चेक करो, बोले सर के बाय एम अंडर रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन आप डिस्कस कर रहे हैं, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एक छोटी सी मेरी बात याद रखिएगा, आप हमेशा न्यूमेरिकल एनालिसिस करते समय b और रूट के एम की वैल्यू को जरूर कंपेयर कीजिएगा। अगर b अपॉन रूट अपॉन के एम की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए 1 से, तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू को भी आप बहुत छोटा कर देंगे, क्योंकि ये भी इसका छोटा स्क्वायर होगा तो और बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। तो बी स्क्वायर अपॉन के एम आपको हमेशा चेक करने की जरूरत है, बी स्क्वायर अपॉन के एम हमेशा चेक करने की जरूरत है। जब भी ऐसा होगा ना, जब भी ऐसा होगा तो हम स्मॉल ऑसिलेशन का केस कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन का केस कंसिडर करेंगे। और जब भी ऐसा होगा तो आप टी डैश इक्वल टू डायरेक्टली लिख पाएंगे, क्योंकि जब ये छोटा हो जाएगा इस फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है। तो 2 डैश टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना के बाय एम। तो उस समय वापस से आंसर क्या लिखोगे पता है आप, उस समय लिखोगे सर 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। पर जब ऐसा होगा तभी ये बात एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी, अदरवाइज आपको ये पूरा के पूरा सॉल्व करने की जरूरत होगी। अच्छा, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हो गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनता है ग्राफ, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो बताए जाते हैं वो कैसे बताए जाते हैं। भाई आपको बोला गया कि एक्स टी आपके पास अवेलेबल है,
वो अवेलेबल है a माइनस बी टी बाई 2m। यहां पे गिवन है cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव। अब यहां पर बोला गया कि a डैश को मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो कई बार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि भाई आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड डैम्प्ड ऑसिलेटर का a डैश अवेलेबल है और a डैश की वैल्यू a e की पावर माइनस बी टी बाई 2m अवेलेबल है ना। तो आपसे कई बार प्रॉब्लम में पूछेगा कैलकुलेट टाइम व्हेन एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, ऐसा पूछेगा। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इनिशियल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों इनिशियल वैल्यू का मीनिंग होता है जब टाइम जीरो होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, x टाइम की वैल्यू में जीरो पुटअप कर लो, a e की पावर कितना माइनस बी मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइड बाय 2m cos, यहां पर इनिशियली फाइव नॉट मैं जीरो लेता हूं सपोज, इफ आई एम टेकिंग फाइव नॉट जीरो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड की अगर बात बोलता है तो एम्पलीट्यूड ही निकाल लेते हैं, बाकी चीजें नहीं निकालते हैं। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड a डैश कितना है आपके पास में, a e की पावर माइनस बी मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइड बाय 2m। तो a डैश कितना आ रहा है, e की पावर माइनस जीरो। अच्छा, किसी की भी पावर जीरो 1 होता है तो हम इसे a डैश को a लिख रहे हैं। तो भाई t इक्वल टू 0 पर a डैश की वैल्यू कितनी होती है? सर बोले t इक्वल टू 0 पर a डैश की वैल्यू a के इक्वल होती है। t इक्वल टू 0 पर a डैश की वैल्यू a के इक्वल होती है, बराबर है, a के इक्वल होती है। अब हम क्या कह सकते हैं, समझना ध्यान से स्टूडेंट्स, a डैश की वैल्यू a से हाफ हो जाना चाहिए, इनिशियल का हाफ। तो a डैश शुड बी इक्वल टू a बाय 2, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो a बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया, a डैश शुड बी इक्वल टू व्हाट, a बाय 2 a e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, a बाय 2 इक्वल टू a e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, a से कैंसल, ये आ चुका है आपके पास में 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ठीक है। आप ऐसे आगे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो हम चाहें तो दोनों तरफ ऐसा लिख पाएंगे, 2 इक्वल टू e की पावर बी टी अपॉन 2m। तो ये लिखा जाएगा log e2 इक्वल टू log e की पावर बी टी अपॉन 2m। अच्छा, जिन भी बच्चों को पता नहीं वो ध्यान से देखें भाई, log e m की पावर n का फॉर्मूला n log m होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, log e2 दैट इज इक्वल टू बी टी बाई 2m log e, ठीक है, log e ये हो गया 1, log e2 इक्वल टू बी टी बाई 2m आ चुका है आपके पास में। ये वो टाइम आ गया जिस टाइम पे हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो log e2 डिवाइड बाय b अपॉन 2m, तो ये वो टाइम आ चुका है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अब हम एम्पलीट्यूड का टाइम निकाल चुके हैं, अब हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। समझना स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट करने का आसान तरीका क्या है। भाई ये वाला टर्म अगर कांस्टेंट होता था, मतलब अगर ग्राफ केवल ऐसा बोला जाता था a cos ओमेगा t प्लस फाइव, या कुछ भी ऐसा बोला जाता था, मान लो फाइव 0 होता था, cos ओमेगा t का टर्म होता था, तो हमको पता है cos ओमेगा t के टर्म में क्या होता था। सर बोले एम्पलीट्यूड सब जगह पे कांस्टेंट होते थे, प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर बोले ये एक्स टी का ग्राफ बन जाता था, ठीक है, ये एक्स टी का ग्राफ बन जाता था। बोले सर ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर तो उल्टी बात है, यहां पे तो कॉस का टर्म है ही है, साथ में ये वाला फैक्टर है जिसे हम डैम्पिंग फैक्टर कह रहे हैं। कौन सा फैक्टर कह रहे हैं? डैम्पिंग फैक्टर कह रहे हैं। बोले इस वाले फैक्टर के कारण सर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो बेटा क्या फर्क पड़ेगा, t इक्वल टू 0 रखो तो इस फैक्टर में e की पावर माइनस 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा।
तो ए डैश इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी टी अपॉन 2m ए ई की पावर माइनस 0, मतलब ए डैश इक्वल टू ए आएगा। तो शुरुआत में भाई ग्राफ बनाते समय देखो ये एक्स टी और ये आपके पास में ओमेगा का ग्राफ है, ठीक है, टाइम का ग्राफ है। शुरुआत में ए और कॉस का नेचर है। देखो यहां पे दो तरह के फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दूसरा कौन सा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है। तो भाई कॉस का नेचर तो रहेगा पर एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट आ जाएगा, कॉस का नेचर तो रहेगा लेकिन एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट आ जाएगा। तो भाई देखते हैं, कॉस का यहां तक तो पहुंच गया। अब सोचो, मान लो आपने क्या किया, आपने एनालाइज किया टाइम की वैल्यू bm अपॉन 2 के लिए, इफ टाइम इक्वल टू 2m बाय b, अगर ऐसा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तब बोले सर a डैश इक्वल टू a डैश इक्वल टू क्या होगा सर, a e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, a डैश इक्वल टू आ जाएगा a e की पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू कितना 2m बाय b, तो 2m कैंसिल, b कैंसिल, a डैश इक्वल टू आ गया a की पावर e की पावर माइनस 1 a अपॉन e आपके पास आ जाता है, a अपॉन e आ जाता है। तो देखो रिड्यूस हो गया फैक्टर, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हुआ भाई, डिवाइड हुआ मतलब रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस हुआ इसीलिए एक्सपोनेंशियल टर्म को डैम्पिंग फैक्टर या रिड्यूसिंग फैक्टर भी कहा जाता है। अब देखो तीसरा केस, t इक्वल टू इंफिनिटी रख दो, तो a डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, a e की पावर माइनस बी टी बाई 2m में देखो क्या होगा, a डैश इक्वल टू a e की पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू इंफिनिटी। अच्छा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी कितना होता है, बोले इंफिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, बोले a अपॉन e की पावर इंफिनिटी। अच्छा, एनीथिंग e की पावर इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी आंसर कितना हुआ, 0 हुआ, मतलब एम्पलीट्यूड t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई बात ये समझ में आती है कि वेरी तो करेगा लेकिन समय के साथ ये कम होता जाएगा, ठीक है। ये तब जब b की वैल्यू स्मॉल हो, जब b स्मॉल है तब ये ग्राफ बनेगा। और मान लो डैम्पिंग फैक्टर अगर लार्ज हो, इफ b इज लार्ज, तो बेटा पता है क्या होता है, b के लार्ज होने पर ऐसा देखा जाता है कि आपको इस लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू आने में समय कम लगता है। पहले ही भाई b लार्ज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बोले b लार्ज हो गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ेगा मतलब डिवीजन वाला पार्ट बढ़ जाएगा, और डिवीजन वाला पार्ट बढ़ा मतलब जल्दी कम होने लग जाएगा, जल्दी कम होने लग जाएगा मतलब जहां इसे यहां जाकर ये 0 हो रहा था वो पहले ही हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड के फैक्टर्स ये देखो ये थोड़े से कम हो गए पहले से, ये और कम हो गए फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्स की बात की जाए। अब देखो यहां पर अभी आपने ओमेगा डैश सीखा, बताओ ओमेगा डैश क्या बोला था, बोले सर हमने ओमेगा डैश कहा था ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर, ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। यहां ओमेगा डैश सर बोले इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे, लिखा भी था ओमेगा स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। तो देखो केस नंबर फर्स्ट, ओमेगा की वैल्यू बड़ी हो 2m से, तो ये जो आंसर आएगा ओमेगा डैश का अंडर रूट में पॉजिटिव आएगा। केस सेकंड की बात बोलते हैं, केस सेकंड क्या होगा कि ओमेगा की वैल्यू जस्ट बी अपॉन 2m के इक्वल हो, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस वाली कंडीशन को कहते हैं अंडर डैम्प्ड, क्या कहते हैं अंडर डैम्प्ड। ये कंडीशन कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। और ये कंडीशन अगर केस थर्ड की हम बात कर दें, जब ओमेगा की वैल्यू छोटी हो जाए, बी अपॉन 2m बड़ा हो जाए, ओमेगा होगा अंडर रूट विथ नेगेटिव स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहते हैं बच्चों, ओवर डैम्प्ड कंडीशन। तो 3 केस आ गए, एक हो गया अंडर डैम्प्ड, दूसरा हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड और तीसरा हो गया ओवर डैम्प्ड। तो ये दोनों जो ग्राफ दिख रहे हैं ये है अंडर डैम्प्ड के ग्राफ। इस केस में ओमेगा बड़ा है b बाय 2m से, ठीक है। अब अगर मान लो
इसमें ऐसा हो जाए कि मैं अगर क्रिटिकली डैम्प के ग्राफ को बनाता हूं और अगर मैं अंडर ओवर डैम्प के ग्राफ को बनाता हूं, तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ बनते कैसे हैं। वापस सुन लेना, ग्राफ किस किस के हम बना रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। हम ग्राफ बना रहे हैं क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर। देखो, हम ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प की बात कर रहे हैं। हमें दो ग्राफ अंडर डैम्प के दिए थे, अब क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प के हमें ग्राफ बनाने। तो क्रिटिकली डैम्प का ग्राफ कैसा बनता है? तो क्रिटिकली डैम्प का ग्राफ आपको केवल और केवल याद रखना है, यह ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है। ये ग्राफ कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन बस लर्न करने की जरूरत है। क्रिटिकली डैम्प का ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, बात आती है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो देखो, हमने एनर्जी ऑफ एसएचएम टॉपिक जब पढ़ा था तब वहां पे सीखा था किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें याद है, दैट वाज E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। पता है, हाफ के ए स्क्वायर। यहां पर एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के ए स्क्वायर या ए डैश स्क्वायर मैं कह सकता हूं। ए डैश स्क्वायर भी नहीं कहेंगे, हाफ के ए स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम। थोड़ा ध्यान देना बेटा ना, अभी तक मैंने बी टी अपॉन 2m लिखा था, लेकिन एनर्जी के केस में यहां 2 डिवाइड बाय 2m नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसा भी मैं सोचना कि गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। बी टी अपॉन एम है ना, ई डैश इक्वल टू। तो देखो, ई डैश को क्या लिखा जा सकता है? ई डैश को चाहे तो आप लिख सकते हैं ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम, बी टी अपॉन एम। एग्जाम में, एनसीईआरटी में कई जगह पर यह पूछा गया है कि आप शुरुआत में जो एनर्जी है बोलो कितनी है। इफ t इक्वल टू 0 तो बोलो एनर्जी कितनी है? बोले सर ई डैश की वैल्यू है ई की पावर माइनस बी इंटू 0 अपॉन एम। सर बोले ई डैश है ई इंटू ई की पावर 0, एनीथिंग 0 मतलब सर ई डैश की वैल्यू ई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है कि भाई वो टाइम बताओ। मान लो शुरू में 100 जूल एनर्जी थी, मान लो शुरू में कितनी थी? 100 जूल एनर्जी थी। वो टाइम बताओ जब 50 जूल एनर्जी रहेगी या 50 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी। वो टाइम बताओ जब 50 जूल एनर्जी रहेगी। शुरुआत में एनर्जी कितनी है? सर बोले इनिशियल एनर्जी ई है, बाद में t इक्वल टू 0 पर आपको वो टाइम बताना है ई डबल डैश जब एनर्जी शुरुआत का हाफ हो जाए। तो हमें टाइम बताना है, टाइम कितना होगा। तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। ई डैश इक्वल टू ई बाई 2, ई डबल डैश इक्वल टू ई बाई 2 ये दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं ई डैश, या कह लो एनर्जी कह लो आप सिंपली, कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद डैम्प्ड ऑसिलेटर की एनर्जी ई होती है, ये होती है ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम। अगर ये हाफ हो जाए हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है, तो माइनस बी टी अपॉन एम। ठीक है, अब ये आ गया 1/2 ई की पावर, क्योंकि ई से ई कैंसिल हो गया, माइनस बी टी बाय एम लिख सकते हैं आप लोग यहां तक, है ना। तो इससे लिख पाएंगे 2 की पावर -1 ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। तो इससे लिखेंगे आप 2 ई की पावर बी टी बाय एम, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ई 2 इक्वल टू कितना आ गया? लॉग ई की पावर बी टी बाय एम। ओके, अब जैसे ये आया तो हम क्या जानते हैं, अभी सिखाया मैंने आपको लॉग ई एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, एन लॉग एम कह सकते हैं ना, एन लॉग एम। अब यहां पे आप लिख पाएंगे log E2 दैट इज इक्वल टू बी टी बाय एम log EE। अब log EE कितना है सर? बोले log E 1 है, तो आप बी टी बाय एम को क्या लिख पाएंगे? तो देखो ध्यान से, T को लिख पाएंगे log E2 डिवाइड बाय बी बाय एम। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा चेक करो और पिछले वाला फॉर्मूला चेक करो, एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला। ये है किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, ऐसा समझ लो। और एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला कॉपी में निकाल के चेक करो, तो तुमको ये बात साफ नजर आने वाली है। log E2 b अपॉन 2m आपके पास में आंसर था, b अपॉन 2m आपके पास में आंसर था। तो आप सीधा ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड ये वाला समय, हाँ b बाय एम अवेलेबल है ना आपके पास में, b बाय 2m आंसर था, तो मैं गलत कह रहा हूं यहां पर, b बाय m आंसर था, तो हम आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log E2
b बाय m लेने दीजिए, तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये डबल समय है। तो 2 आप इसे क्या कह सकते हैं, टाइम ऑफ एनर्जी, 2 टाइम ऑफ एनर्जी, टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एनर्जी का जो समय होता है, एनर्जी का जो टाइम होता है, वो जो भी एम्पलीट्यूड का टाइम होगा उस टाइम का हाफ टाइम में हो जाएगा। मतलब आप क्या करो, कभी ऐसा पूछ लिया और कभी क्वेश्चन में आपने एम्पलीट्यूड का टाइम निकाल लिया है, किसका टाइम निकाल लिया है, एम्पलीट्यूड का टाइम निकाल लिया है, तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर देना, एनर्जी का टाइम निकल जाएगा। मतलब जब एनर्जी को मान लो एम्पलीट्यूड को हाफ होने में 10 सेकंड लगे, एम्पलीट्यूड को हाफ होने में 10 सेकंड लगे, तो एनर्जी को हाफ होने में कितने सेकंड लगेंगे, बोले 10/2, आंसर 5 सेकंड। मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर है। वापस सुन लेना, आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपके पास में स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर है। अब वो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर में मास की वैल्यू 200 ग्राम है, बी की वैल्यू 40 है, के की वैल्यू आपके पास में 90 न्यूटन पर मीटर है, बी की वैल्यू ग्राम पर सेकंड है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। आपसे बोला गया है कि पहला क्वेश्चन टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन का, कि टाइम पीरियड कितना है। दूसरा क्वेश्चन बताओ वो टाइम जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, वो टाइम बताओ जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो जाए। तीसरा क्या बोला गया, वो टाइम बताओ जब एनर्जी क्या हो जाए, एनर्जी क्या हो जाए, इनिशियल एनर्जी की आधी हो जाए, ई डैश इनिशियल एनर्जी की आधी हो जाए। वापस से वही वाली कहानी है भाई, टाइम निकालना है तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि डैम्प्ड ऑसिलेटर है तो पहले ये चेक करो कि बी और के में क्या रिलेशन है। बी आपके पास कितना दे रखा है, 40 ग्राम, ग्राम को चेंज करो किलोग्राम में, -10⁻³ पर सेकंड। बी चेक करो कितना आ गया है, 40 × 10⁻³ को आप लिख पाएंगे 0.04। ठीक है, अब √km चेक करते हैं, √km, के की वैल्यू चेक करें कितनी है, तो के की वैल्यू सर 90 है, न्यूटन पर मीटर, एमकेएस यूनिट। मास की वैल्यू भी चेक करें एमकेएस में कन्वर्ट करके, 200 10⁻³ अच्छा, यहां पर आप लिख पाएंगे 9 × 18 है ना, इनटू 1 2 3 10⁻+3 10⁻−3। अच्छा, +3 -3 तो √18 नहीं बचता है, √16 होता है 4, √18 आएगा 4.243, कुछ इसकी वैल्यू नियरली निकल के आती है। अब आप चेक करो 0.04 और 4.243 में बड़ा कौन है, विच वन इज लार्जर। बोले सर ये तो बहुत बड़ा है, तो हम यही तो कह रहे थे इतनी देर से कि √km और b में से अगर ये बहुत बड़ा हो जाए या b बहुत छोटा हो जाए √km से, तो b/√km क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2π√m/k। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 2π√m/k। वैल्यू लगा लो, आंसर निकाल के चेक कर लो। ठीक है, तो टी की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो निकाली जा सकती है। 2 पाई कितना है, 3.14। अच्छा, मास कितना है, मास चेक करो 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो। अच्छा, के कितना है सर, 90 न्यूटन पर मीटर। सॉल्व करोगे आंसर 0.3 सेकंड आएगा, सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर विल बी 0.3 सेकंड। अब टाइम की बात कर लेते हैं भाई, वो टाइम जब एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए, तो अभी निकाला आपके सामने हमने कि वो टाइम जब टाइम इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए, तो वो टाइम तो आप जानते हैं, टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है log(e2) डिवाइड बाय b/2m। बी चेक करो कितना है b, सर बोले b है, b/2m की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं सर, b/2m की वैल्यू निकाल लेते हैं। 200 ग्राम है, ग्राम मतलब -3 कर दो। मास कितना दे रखा है, नहीं b तो 40 है सर, 40 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मास कितने में है, तो मास 200 में है सर, और किलोग्राम में है या ग्राम में, तो ग्राम में सर, तो बोले ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो, -3, ये कैंसिलेशन हो गया। 40/2 × 2 × 100 आया सर, इससे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, यहां से कैंसिल हो गया, तो b/m कितना आ गया, 2m। सर बोले 1/10 आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो b/2m की वैल्यू 1/10 आ चुकी है। तो जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, वो टाइम अगर निकालना हो, तो आप सीधा लिख पाएंगे log(e2) डिवाइड बाय 1/10।
मतलब 10 log A2, 10 log A2। अच्छा 10 log A2 कितना होता है सर? बोले log A2 0.693 होता है। तो 0.693 को सॉल्व करो, 693 है ना, तो ये आ जाता है 6.93। भाई ये तो वो टाइम निकाल लिया जब एम्पलीट्यूड हाफ हुआ, और मैंने अभी सिखाया आपको एनर्जी निकालना है जब हाफ एनर्जी हो जाए। भाई हाफ एनर्जी निकालने का सीधा तरीका इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, अभी बताया आप लोगों को एनर्जी का टाइम। तो एनर्जी का टाइम अगर निकालना हो कि इनिशियल एनर्जी का आधा हो जाए तो 6.93 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आ जाएगा 3 पॉइंट, यहां पर हो जाने वाला है 4, ये आ जाएगा 6 सेकंड। कुछ इस तरह से इसका आंसर निकलने वाला है। देखो अभी बातें अभी भी और बाकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम सब लेने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।